हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर थर्ड। तो आपको याद होगा इसके अंदर मैंने जो है बच्चों आपको कनेक्टिव टिश्यू जो है पढ़ाया था। तो चलो आओ आज का रिवीजन जो है अब हम शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझसे पहले जो है ये टॉपिक रिवाइज कर लिया होगा। ठीक, तो जैसे कि हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो हम सबसे पहला जो हमारे मन में क्वेश्चन आता है वो आता है, सर इसका ओरिजिन क्या है। बच्चों जो इसका ओरिजिन है वो है मीजोडर्मल, यानी कि जो आपकी मीजोडर्म जर्म लेयर्स है उससे जो है किसका ओरिजिन हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये सबसे ज्यादा बॉडी में पाया जाने वाला टिश्यू है। फंक्शन क्या होता है इसका, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपके जो अदर टिश्यूज हैं और जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं इनको एक साथ जोड़े रखना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आपको फंक्शन समझ में आ गया, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो जो हमारी बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, जोड़े रखना, है किसका काम है, आपके कनेक्टिव टिश्यू का। इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा में जो है आपको बॉडी में कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। अब जरा देखो कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। जब हम कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो हम इसे थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। एक आपका आ जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू को हम सीटी कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज हो जाए किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तो हम उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर आपका आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ते हो बोन्स और कार्टिलेज के बारे में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ते हो बच्चा ब्लड और लिम्फ के बारे में। तो क्या आपको क्लासिफिकेशन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब देखो लूज और डेंस इन दोनों शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा। लूज का मतलब क्या होता है, सपोज करो आपने थोड़ा सा लिक्विड, आपने लिक्विड लिया सॉलिड लिया, अब लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड डाल दिया, बट आपने सॉलिड बहुत कम अमाउंट में डाला है। तो जब आप उस मिक्सचर को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो बहुत ज्यादा लूज देखने को मिलेगा। तो सेम वे में जब मैं आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स रिवाइज करा दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज क्यों है। आपको इस कंसेप्ट से ही याद रखना है कि भैया एक तरफ लिक्विड है एक तरफ आपका सॉलिड है। अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड आपका जितनी मात्रा में लिक्विड है उससे कम मात्रा में डाला गया तो आपको कैसा दिखेगा, लूज दिखेगा। बट अगर सोचो ज्यादा मात्रा में डाला जाए, समझ रहे हो, तो आपको कैसा दिखेगा, डेंस दिखेगा वो। ठीक, चलो आओ अब देखो कंपोनेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है आपका, एक है सेल्स, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो आपको सेल्स दिख रही हैं उसके अंदर आपकी आती हैं फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स में आ जाता है आपका कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। जब मैं ग्राउंड सब्सटेंसेस की बात करता हूं तो ये जो ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, ये आपके म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, जिसको आप कहते हो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। तो ग्राउंड सब्सटेंसेस आपके किससे मिलके बने हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। अब जब हम लूज की बात करते हैं तो आपको समझना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सॉलिड वाली चीज है वो क्या होगी, कम होगी, और जो लिक्विड वाली चीज है वो थोड़ी ज्यादा होगी, तभी तो बच्चों लूज होगा काफी। तो सेल्स और प्रोटीन फाइबर्स कम होते हैं और आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किसके अंदर, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। बल्कि जब हम बात करते हैं डेंस की तो ये कहानी उल्टी हो जाती है, उसके अंदर आपको सेल्स प्रोटीन फाइबर ज्यादा देखने को मिलते हैं और मैट्रिक्स आपको जो है क्या देखने को मिलता है बच्चा, कम देखने को मिलता है। तो क्या आपको लूज और डेंस समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। अब देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखो मैंने यहाँ पर लिखा ना, मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर्स, समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पर जो है आपके फाइबर्स कम मिलते हैं और मैट्रिक्स जो है आपको ज्यादा देखने को मिलता है। मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सेल्स और जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं किसके अंदर, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस के अंदर, इसलिए इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है बच्चों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब जरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के लिए आप इस डायग्राम को देखिए, ये जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का दे रखा है। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी सेल दिखाई है,
इसके अंदर बच्चा इसने फिब्रोब्लास्ट दिखाई है, इसने मैक्रोफेज दिखाई है, इसने मास्ट सेल दिखाई है, इसने प्लाज्मा सेल दिखाई है, इसके अलावा इसने इयोसिनोफिल दिखाई है, न्यूट्रोफिल दिखाई है, आपको एडिपोसाइट देखने को मिल रहा है। ठीक, जब हम फाइबर्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ आपको एडिपोसाइट्स भी देखने को मिलते हैं। क्या आपको ये डायग्राम बेहतरीन तरीके से क्लियर है? देखो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दे रखा है, ऑल्दो मैंने देखो पुरानी एनसीईआरटी अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर क्या कर दिए बच्चा, अपलोड कर दिए, नई एनसीईआरटी में ये नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है ये सारा, जो आपका नीट का सिलेबस है ना बच्चा, उसके अंदर टिश्यूज वाला पार्ट जो है बच्चा वो आपका मेंशन है, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। और जो मैंने एक्स्ट्रा लेवलिंग कराई है ये एज इट इज, इस डायग्राम को आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लोगे, बना लोगे। ठीक, चलो आओ देखो, अब हम जो एक एक करके एक एक सेल का फंक्शन समझते हैं भैया कि किस सेल का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले आती है भैया सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाती है फिब्रोब्लास्ट, मैक्सिमम नंबर में देखने को मिलती है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक, और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एक तो प्रोटीन फाइबर्स बनाना, दूसरा ग्राउंड सब्सटेंसेस को रिलीज करना। समझ रहे हो? जो आपके कंपोनेंट्स हैं, किसके कंपोनेंट्स हैं? कनेक्टिव टिश्यू के, उनको बनाने का काम कौन कर रहा है? फिब्रोब्लास्ट सेल कर रही है भैया। प्रोटीन फाइबर्स ये बना रही है, ग्राउंड सब्सटेंसेस जो मैट्रिक्स है उसको ये रिलीज कर रही है। तो फिब्रोब्लास्ट बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपकी सेल है। दूसरी जो आती है बच्चों वो आती है आपकी मैक्रोफेज। अब देखो मैक्रोफेज जो है आपको याद होगी, जब मैंने आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बताया था तो मैंने वहां पर आपको समझाया था, जब भी कोई बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या फिर आपका वायरस कोई भी एंटर कर जाता है तो आपकी जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो कैसे जो है टैकल करती हैं, मैक्रोफेज को कैसे टैकल करती हैं, वो जाती हैं और उसको इस तरीके से एनगल्फ कर लेती हैं। ये जो एनगल्फिंग ऑफ फूड होता है, ये जो एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया वायरस ये होता है, इसी को आप कहते हो फैगोसाइटोसिस। तो जो आपकी मैक्रोफेज होती है वो फैगोसाइटिक इन नेचर होती है, ये डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया वायरस को, किसके थ्रू? फैगोसाइटोसिस के थ्रू। यानी कि क्या करती है, उसको इस तरीके से निगल जाती है। सपोज करो ये आपका बैक्टीरिया या वायरस है, इस तरीके से सेल आती है, इस तरीके से इसको निगल जाती है और अंदर एंजाइम से इसको किल कर देती है। ठीक, नंबर थर्ड जो सेल आती है बच्चा वो आती है मास्ट सेल। अब जो आपकी मास्ट सेल है सेम बिल्कुल वैसोफिल की तरह होती है, चाहे फंक्शन की बात कर लो चाहे आप स्ट्रक्चर की बात कर लो। ये तीन चीजों को क्या करती है बच्चा? सीक्रेट करती है। एक है आपका हिस्टामिन, दूसरा है आपका हेपेरिन और तीसरा है आपका बच्चा क्या? सेरोटोनिन। अब जरा एक एक करके फंक्शन समझो क्या क्या फंक्शन है। अब जो हिस्टामिन होता है बच्चा वो होता है आपका वेसो डायलेटर, दो शब्द से मिलकर बना है ये, वेसो और डायलेटर। देखो वेसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, डायलेटर का मतलब होता है डायलेशन, यानी कि ये जो है हिस्टामिन इसका फंक्शन क्या है? ये डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स का। जो ब्लड वेसल इतनी है, देखो जो ब्लड वेसल आपको इतनी दिख रही है उसको इतना कर देता है। देखो दिखाया है ना मैंने यहाँ पर डायग्राम में, जब ये एक्ट करता है तो अब ये जो है जैसे ही आपको पता है कि आपकी जो ब्लड वेसल है उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और जैसे ही उसका डायमीटर बढ़ेगा उसका डायलेशन होगा, क्या वहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा सर ये ब्लड फ्लो बढ़ाया क्यों गया है? सपोज करते हैं आपकी बॉडी में कहीं पर कोई बैक्टीरिया वायरस आपका एंटर कर गया। अब डब्ल्यूबीसी आपकी पुलिस है, एक तरीके से आर्मी है आपके शरीर की, उन्हीं को प्रोटेक्शन करनी है, तो उनको पता लग गया। अब होगा क्या, वहां वो कैसे पहुंचेंगी? आपको पता है ब्लड फ्लो बढ़ा दो उस एरिया में, जैसे ही वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा उस एरिया में, वहां क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पहुंच जाएंगी और उसके बाद क्या होगा? वहां उसको जो है बच्चा मारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी जो ये जो पूरी पूरी रिएक्शन होती है इसी को इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कहते हैं। देखा जिस एरिया में कुछ भी हो जाता है, कोई डंक सपोज करते हैं कोई हनी भी आपको जो है क्या कर गई? डंक मार गई, तो देखा वो एरिया कैसे गर्म होने लग जाता है, रेडनेस आ जाती है उस पर, वो स्वेल हो जाता है। तो यही सब तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है। कौन करा रहा है? आपका हिस्टामिन। तो जो हिस्टामिन है आपका उसका रोल किसके अंदर होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। जो सेरोटोनिन होता है वो हिस्टामिन के जस्ट अपोजिट काम करता है, ये होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो मतलब ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है किसका बच्चा? ब्लड वेसल का। जो ब्लड वेसल इतनी है उसको इतना कर देता है पतला। जैसे ही ब्लड वेसल का डायमीटर घटेगा तो ये क्या होगा? ब्लड जो है आपका कम हो जाएगा। अब ये ब्लड कम क्यों करा गया है? ये बच्चा सेरोटोनिन आपका तब काम करता है, आपको पता है हिस्टामिन काम करता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, ठीक है। और जो सेरोटोनिन होता है बच्चा वो आपका काम करता है कब? जब आपके कहीं कोई टिश्यू में कट लग जाए, आपको कोई इंजरी हो जाए, वहां पर ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस समय क्या जरूरत है बॉडी की? उस समय नीड ये है बॉडी को कि भैया ब्लड का कम से कम लॉस हो। तो क्या तरीका है? ब्लड फ्लो कम कर दो। कैसे कर दो भैया? डायमीटर कम कर दो।
तो इस तरीके से जो है सेरोटोनिन अपना फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। ठीक, अब देखो जो मैंने लिखा है, क्या यही लिखा है जो मैंने आपको बताया है बच्चों? बिल्कुल, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं आपकी हेपेरिन के बारे में। तो आपका जो हेपेरिन है वो एक्चुअली में एक एंटीकोगुलेंट होता है, ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को। देखो आपकी इस समय मेरी ब्लड वेसल अंदर, बिल्कुल यहाँ पर क्या ब्लड फ्लो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या अंदर ब्लड क्लॉट हो रहा है? नहीं हो रहा। ये ब्लड क्लॉट तभी होगा जब आपके कहीं पर कट लगेगा या कोई इंजरी होगी, समझ रहे हो? तो अब इसको जब ये अंदर बह रहा है, इसको इस समय क्लॉट होने से कौन रोक रहा है? तो भैया वो हेपेरिन कर रहा है। हेपेरिन जो है एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या आपको समझ में आ गया फंक्शनिंग? ठीक, जब भी ब्लड क्लॉटिंग होगी तो क्या होगा? ये हेपेरिन इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, आपको याद होगा मैंने कोगुलेशन ऑफ ब्लड बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा सेल। तो भैया प्लाज्मा सेल एक टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है। इसका फंक्शनिंग होता है सेम डब्ल्यूबीसी है भैया। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है भैया? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना और उनको रिलीज करना। यही तो हमें बचाती है भैया बीमारियों से, यही तो लड़ती हैं हमारे लिए। इसके बाद आ जाती है बच्चा आपके प्रोटीन फाइबर्स। जब हम प्रोटीन फाइबर्स की बात करते हैं, एक तरफ आता है कोलेजन, दूसरी तरफ आता है इलास्टिक फाइबर। जरा डायग्राम देखो दोनों के दोनों, आपको क्या दिख रहा है? कोलेजन फाइबर में आपको दिख रहा है कि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो सिंगल नहीं है, वो पूरे के पूरे बंडल में प्रेजेंट है, काफी सारे प्रेजेंट है। जबकि इलास्टिक फाइबर सिंगल है। ठीक, दूसरा क्या दिख रहा है? सर हमें एक चीज दिख रही है कि इलास्टिक फाइबर आपने येलो कलर का बनाया है। तो हाँ भैया, ये जो है आपका क्या होता है? येलो कलर का होता है, इसलिए इसको येलो फाइबर कहते हैं। कोलेजन फाइबर ब्राइट, आपका ब्राइट व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसको व्हाइट फाइबर कहते हैं। कोलेजन फाइबर आपका कोलेजन प्रोटीन का बना है। इलास्टिक फाइबर आपका इलास्टिन प्रोटीन का बना है। कोलेजन फाइबर बंडल में प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर सिंगल है। कोलेजन फाइबर में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड है। जबकि हमें जो है इलास्टिक फाइबर में ब्रांचिंग दिख रही है। ठीक, यानी कि ब्रांच्ड है। और जो कोलेजन फाइबर है देखो एक साथ कई सारे बंडल में प्रेजेंट है, और जो बंडल में प्रेजेंट है उसका काम क्या होगा भैया? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। जबकि इलास्टिक फाइबर का काम होता है इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कराना। क्या आपको दोनों के दोनों फाइबर्स का फंक्शन समझ में आ गया? अब आपके मन में आ रहा होगा रेटिकुलर फाइबर भी तो सर आपने लिखाया था। तो देखो रेटिकुलर फाइबर के बारे में भी बता देता हूं मैं। तो जो रेटिकुलर फाइबर है भैया वो एक टाइप का कोलेजन फाइबर ही है, जो कि रेटिकुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये भी जो है सिंगल होता है और हाईली ब्रांच्ड होता है। और भी कई सारी बातें इसके बारे में करी जा सकती है, बट कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, आपको इतना ही पता होना चाहिए कि भैया रेटिकुलर फाइबर नाम का भी कोई एक प्रोटीन फाइबर होता है। अब जो है आपने पूरा का पूरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम समझ लिया, उसके अंदर जो जो सेल्स थी, फाइबर्स थे, उन सबके फंक्शनिंग भी आपने बेहतरीन तरीके से जान ली। अब बारी आती है कि भैया ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है? तो देखो ये जो आपकी स्किन होती है ना, यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है, आपको क्या दिख रहा है? एपिडर्मिस डर्मिस। भैया ये दोनों मिलकर आपकी स्किन बनाती है। देखो ये है बच्चा आपकी एपिडर्मिस, इसके नीचे है डर्मिस, डर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस। ठीक, अब होता क्या है? ये जो बच्चा हाइपोडर्मिस है ना, ये एक्चुअली में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, तो यहां पर जो आपके हाइपोडर्मिस में कौन प्रेजेंट है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और इस हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है मसल्स। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भैया? ये जो है आपकी स्किन को और मसल को जोड़ने का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो आपकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। अब नीचे प्रेजेंट होके कर क्या रहा है भैया? ये जो है स्किन को जो है जोड़ने का काम कर रहा है। किससे? आपके मसल से। स्किन मतलब बच्चा हम दो लेयर्स की बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस की। आपको हमेशा याद रखना है हाइपोडर्मिस कभी भी स्किन का हिस्सा नहीं है, एपिडर्मिस और डर्मिस ही आपके स्किन का पार्ट है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया? और जो आपको यहाँ पर डर्मिस वाली लेयर दिख रही है, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या आपको समझ में आ गई सारी चीजें? डायग्राम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। आ गया? तो चलो आओ अब आगे हम जो है अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो अगला एग्जाम्पल आता है आपने पढ़ा था भैया, जो एपिथेलियल टिश्यू था जिसको आप एपिथेलियम भी कहते हैं, वो जो है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाए करता है, बट उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो भैया वो कोई और कनेक्टिव टिश्यू नहीं, वो है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो भैया ये सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करता है किसके लिए? एपिथेलियम के लिए। आपको याद होगा ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो आपके एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट है, यही इसको ब्लड प्रोवाइड कराने वाला है, यही इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि एपिथेलियम जो होती है भैया वो आपकी एवेस्क्युलर होती है। आपको याद आ रहे होंगे सारे के सारे पॉइंट्स किसके? एपिथेलियम के। इसके बाद आता है बच्चों आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एनसीईआरटी की जब आप समरी देखोगे, पुरानी एनसीईआरटी की जो मैंने अपलोड कर दी अपने टेलीग्राम चैनल पर,
आपको जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसको? ओल्ड एनसीईआरटी की पीडीएफ की, इस चैप्टर की। ठीक, तो जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है भैया, इसके बारे में एनसीईआरटी अपनी समरी में लिखती है कि ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। आप एक चीज समझो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की जब जब बात करी जाएगी तो आप क्या बताओगे? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बट एनसीईआरटी एडिपोज को भी मेंशन करती है, तो आपको याद रखना है। अब इसने एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को स्पेशलाइज्ड क्यों कहा? बट आपको पूरी तरीके से याद रखना है, स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, देखो एनसीईआरटी में दोनों स्टेटमेंट कभी नहीं आने वाले। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा एडिपोज टिश्यू क्या है, क्या ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है या ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा। हमेशा याद रखना, अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी एनसीईआरटी, समझ रहे हो। एनटीए कभी भी ऐसा नहीं करने वाला, ऐसा सवाल नहीं आएगा। दोनों में से एक स्टेटमेंट आएगा, दोनों ही सही है। अब हम इसको स्पेशलाइज्ड क्यों कहते हैं भैया? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशलाइज हो गया एक फंक्शन के लिए। वो फंक्शन है कि भैया इसको स्टोर करना है आपका फैट। जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होते हैं उनको कन्वर्ट करा जाता है किसके अंदर? फैट के अंदर। और उसको स्टोर करता है कौन? एडिपोसाइट्स, जो कि इसकी सेल होती है। किसकी? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में मैक्सिमम नंबर ऑफ कौन सी सेल्स देखने को मिलेंगी? एडिपोसाइट्स। अब ये एडिपोसाइट्स बच्चा बनती कैसे हैं? तो जो आपकी फिब्रोब्लास्ट होती है वो एक्चुअली में कन्वर्ट होती है किसके अंदर? आपके एडिपोसाइट के अंदर। तो जरा देखो डायग्राम ध्यान से, क्या आपको दिख रहा है? ये जो आपको फैट स्टोरेज एरिया दिख रहा है, जिसको मैंने फैट कहा है, देख रहे हो इस तरीके से पूरे के पूरे जो है आपके अंदर साइटोप्लाज्म को घेर लिया है। आपको दिख रहा है पूरा का पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है और न्यूक्लियस को बिल्कुल बाउंड्री पर पहुंचा दिया है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डायग्राम दिखाऊंगा एक बार, चलो आओ देखो। एनसीईआरटी का डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो ये आपको दिख रहा है, ये जो दिखाया बच्चा, ये तो एक्चुअली में एडिपोज टिश्यू दिखाया है। तो जो आप टिश्यू ले रहे हो, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो यहाँ पर कई सारी एडिपोसाइट्स आपको दिखाई है। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फैट स्टोरेज एरिया, आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिख रही है। ठीक, सारे के सारे डायग्राम्स बच्चा क्लियर होने चाहिए आपके। कोई भी डायग्राम की लेबलिंग आपके आगे आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भैया ये किस बारे में बात कर रहा है। ये कब होगा? जब आप मल्टीपल टाइम्स डायग्राम्स को भी देखोगे, उसके ऊपर ऐसा करा करो, जब भी आप करो ना, हाथ रख लिया करो और डायग्राम पे इस तरीके से जैसे लिख रहा है ना बुक में, आपने उसके ऊपर अपनी हाथ से क्या हुआ, उसको जो है क्लोज कर दिया। क्लोज मतलब बेसिकली कवर कर दिया। ठीक, और फिर जो है आप देखो कि यार यहाँ क्या है क्या है, क्योंकि डायग्राम्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक इतनी अच्छे से बायोलॉजी में मजा नहीं आता यार। अगर डायग्राम्स आपके बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, आपको डायग्राम अच्छे से याद रहते हैं, तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत आसान है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहती बॉडी, उनको कन्वर्ट कर दिया है फैट्स के अंदर और स्टोर करा जाता है एडिपोसाइट्स के अंदर। इसके एग्जाम्पल क्या है? सब क्यूटेनियस फैट कहते हैं ना हम। यार देखिए कितना मोटा है, देखिए इसकी कितनी चर्बी निकली आई है। अरे यार जो चर्बी है ना वो एक्चुअली में सब क्यूटेनियस फैट है। वो एक्चुअली में क्या है भैया? वो एरियोलर आपका सॉरी माफ करना, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक, लेयर ऑफ फैट जस्ट बीनीथ द स्किन, आपकी जस्ट स्किन के नीचे एक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट होती है। ठीक, सेकंड आता है बच्चा आपका विसरल फैट। क्या होता है विसरल फैट? आपके कुछ ऑर्गन्स होते हैं विसरल ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट, किडनी। तो इनके अराउंड जो है बच्चा आपको क्या देखने को मिलती है? एक फैट की लेयर इनको जो है सराउंड करे हुए होती है। इसी को आप कहते हो विसरल फैट। अब ये क्यों है लेयर प्रेजेंट? क्योंकि भैया जब भी कोई भी हादसा होगा, आप गिरोगे या उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको एक्स्ट्रा कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये लेयर प्रेजेंट है। तो ये एक्ट करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर का। ठीक है, तो इस शॉक को क्या करेगी बच्चा? आपके एब्जॉर्व करेगी। इसके बाद आ जाता है भैया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस से ही आपको पता लग जाता है कि भैया जो मैट्रिक्स है वो कम होगा, जो फाइबर्स हैं और सेल्स हैं वो काफी ज्यादा होंगी, और जब ज्यादा प्रेजेंट होंगी तो क्या भैया वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी? बिल्कुल हाँ, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी। इसी को कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये दो तरीके का है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो शब्द से ही समझ में आ रहा है सर, रेगुलर यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं आपके वो रेगुलरली एक पैटर्न में अरेंज्ड है, और जब ये रैंडमली अरेंज्ड हो जाए तब आप इसको कहते हो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, आओ चलो मैं एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। चलो डायग्राम से पहले मैं आपको पॉइंट्स के बता देता हूँ। तो आपको दिख रहा है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है? आपकी जो सेल्स होती है बच्चा वो आपकी प्रेजेंट होती है रोज के अंदर, और ये जो रोज है वो कहां पर प्रेजेंट भैया? बिटवीन टू पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। जो मैंने उस तरीके से लाइंस आपको बनाई थी वो एक्चुअली में क्या थी बच्चा? वो थी आपकी फाइबर्स। ठीक है, चलो मैं डायग्राम फिर से दिखा देता हूं आपको। देखो ये जो आपको डेंस रेगुलर में आपको जो ऑरेंज कलर से लाइंस दिख रही है ये क्या है? ये फाइबर्स हैं। ठीक,
तो आपको दिख रहा है फाइबर्स किस तरीके से पैरेलली अरेंज्ड है और इनके बीच में रोज में कौन प्रेजेंट है, सेल्स आपकी। तो इन्हीं को हम कहते हैं बच्चा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इर्रेगुलर में क्या दिख रहा है भैया, फाइबर कहीं और पड़ी है, सेल्स कहीं और पड़ी है, फाइबर में सेल घुस रहा है, सेल में फाइबर घुस रहा है, यानी कि एक रैंडम अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, जब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं आपके डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ये टेंडन में देखने को मिलेगा, लिगामेंट में देखने को मिलेगा। टेंडन का काम क्या होता है, टेंडन भैया कनेक्ट करता है मसल को बोन से, एक मसल को बोन से जोड़ने में जो मदद करता है बच्चा, वो कौन करता है, टेंडन। और टेंडन किसका है, जो है एग्जाम्पल है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। देख रहे हो मैंने वहां पर कहा था आपको, ये जो है क्या करेगा, ऑर्गन्स टिश्यूज उनको जोड़ेगा और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दिख रहा है यहाँ पर किस तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है। लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरी बोन से। एक जो बोन होती है उसको दूसरी बोन से कनेक्ट करने में कौन मदद करता है, आपका लिगामेंट। जबकि डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको स्किन की कौन सी लेयर में देखने को मिल रहा था भैया, डर्मिस में देखने को मिल रहा था। ये जो मैंने उस समय डायग्राम बनाया था आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के जब एग्जांपल्स कराए थे, अभी अभी दिखाया था ना वो डायग्राम, वहां पर डर्मिस में मेंशन करा था डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ गया। तो चलो आओ एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो ये एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखे हैं और यहाँ पर कोई भी गधा से गधा मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट कोई भी जो मतलब देख के बता सकता है भैया रेगुलर अरेंजमेंट कहां पर दिख रहा है और इर्रेगुलर अरेंजमेंट कहां पर दिख रहा है। आपको मैं एक बात और बता दूं, जो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर आपको काफी ज्यादा जो है क्या देखने को मिलता है। जब हम फाइबर्स की बात करते हैं तो मोस्टली कोलेजन फाइबर आपको देखने को मिलता है। तो चलो ठीक है बच्चों, मैंने ये लेक्चर आपको यहीं तक रिवाइज कराया था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।